सो नीट यूजी 2023 के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 6 मार्च को रिलीज कर दिए हैं और फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट रहेगी 6 अप्रैल दैट यू नो। तो आपके पास 1 मंथ का सफिशिएंट टाइम है फॉर्म फिलिंग के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल एंड में फॉर्म फिलिंग करना, बट येस अभी जस्ट फॉर्म्स रिलीज हुए हैं तो पहले फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसीजर समझ लें, उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आपके पास एक फोल्डर में हो, जिससे फॉर्म फिलिंग के दौरान अननेसेसरी प्रॉब्लम्स ना हो और आप अच्छे से अपना फॉर्म फिल कर सके बिना इस इंतजार के कि कब करेक्शन विंडो ओपन होगी और कब हम उनमें चीज़ों को करेक्ट करेंगे। ठीक है, बट उसके लिए क्या क्या सोर्स है आपके पास? तो उसका बेस्ट सोर्स है आपके पास जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये आपको पता है दैट इज neet.nta.nic.in। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन गिवन है बच्चों। आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अगर डाउनलोड करेंगे तो इट इज 130 लॉन्ग पेज बुलेटिन। इतना लंबा बुलेटिन आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका बहुत क्रूशियल टाइम है, 2 मंथ्स आपको अपने रिवीजन में ही स्पेंड करने हैं। हाँ, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस बुलेटिन में एक्चुअली आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कैसे है, एनटीए के बारे में और जो भी एमबीबीएस बीडीएस सब चीज़ों के बारे में एवरीथिंग इज गिवन, जो सब आपको अभी पता होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। काउंसलिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हम एग्जाम के बाद डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम तक आपको सिर्फ अभी फॉर्म फिलिंग के बारे में पता होना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको क्विकली समराइज कर देती हूँ। इसी बुलेटिन में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्नैपशॉट्स निकाल लिए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फिर भी अगर कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं मैम हमें तो ऑफिशियल जो बुलेटिन है वहीं से चीज़ों को पढ़ना है जिससे हमको यकीन हो जाए, तो यहाँ पर जो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उनके लिए मैंने पेज नंबर्स मेंशन कर दिए हैं। आप साथ में अपने साथ अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोल लें और वहाँ पर इन चीज़ों को टैली करते जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को मैंने बता दिया है कहाँ से डाउनलोड करेंगे। जब आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे बच्चों तो होम पेज पर यहाँ नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी में तो फॉर्म भरने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। कई बच्चों को ये ऑप्शन नहीं पता होता है, तो यहाँ से तो आपका फॉर्म फिलिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होगा, बट वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म फिलिंग के दौरान क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर जाएंगे तो डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप लोगों को जाना है। उसके लिए पेज नंबर 4 पे यहाँ पर इंडेक्स के जस्ट बाद एक इंपॉर्टेंट बॉक्स दे रखा है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं सुनिएगा। सबसे पहली चीज आप लोगों को बोला है नो करेक्शन फैसिलिटी इंक्लूडिंग कैटेगरी चेंज विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। एनटीए हमेशा ऐसा लिखता है, हालांकि कुछ चीज़ों के लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है बट फिर आप लोग ये सोच के कि बाद में विंडो हमें मिल जाएगी तो अभी आप ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छा है एनटीए ने पहले ही एक बार तो बोल दिया है कि भाई आपको हम चेंजेस नहीं करने देंगे, तो आप चीज़ों को ध्यान से ही भरें, अननेसेसरी करेक्शन के इंतजार में अपना समय ना वेस्ट करें। ठीक है, बी एक्सट्रीमली केयरफुल वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। येस यू कैन एडिट और मॉडिफाई। जब आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे, हो सकता है फादर्स नेम में कोई स्पेलिंग गलत हो गई, मदर्स नेम में कोई स्पेलिंग गलत हो गई, उन चीज़ों को ज़रूर आप एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं, वो ऑप्शन हमेशा रहेगा। तो प्लस जैसे जैसे आप एक एक पेज वहाँ पर कंप्लीट करते जाएंगे, नीचे एक कोड आता है, वो डालने पर आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पे करेक्शन करना मुश्किल हो जाता है, तो ध्यान से उन चीज़ों को पढ़ पढ़ के ही आप भरें। ठीक है, क्या क्या चीज़ें भरनी है, कैसे करना है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लियर? देन जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, दैट आई विल गोइंग टू टेल यू। देन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको 2 बार इस प्रोसेस को करना होगा। एक तो स्टार्टिंग में आपको खुद का मोबाइल नंबर और खुद की ईमेल आईडी भरनी है, वहां पर ध्यान रखना आपका एक्टिव मोबाइल नंबर ही डालना, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के दौरान ही आपको ओटीपी आएगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ई मित्र या साइबर कैफे पे जाके फॉर्म भरवाते हैं और खुद का फ़ोन या कैरी नहीं करते हैं, तो उन्हीं का फ़ोन नंबर डाल देते हैं जो भी वहाँ पर पर्सन आपका भर रहा है फॉर्म। ऐसी गलती ना करें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका खुद का ही होना चाहिए, क्योंकि एनटीए जो भी काउंसलिंग प्रोसेस तक जो भी इंफॉर्मेशन आपको भेजेगा वो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजेगा। तो फिर वो तो आपको बताने वाले हैं नहीं, वो तो ध्यान रखेंगे नहीं अच्छा उस बच्चे का ये मेल आया है, तो इसलिए आप ये दोनों खुद के ही यूज़ करें और खुद के भी एक्टिव। ऐसा मोबाइल नंबर बिल्कुल ना डालें जिसमें आपने बहुत टाइम से रिचार्ज नहीं किया हो, या पहले करके ये इंश्योर कर लें कि उस पर ओटीपी आ रहा है या नहीं। ओटीपी भी उसी नंबर पर आता है बच्चों जिस पे रिचार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखें। और हाँ, फॉर्म फिलिंग के दौरान आगे पहुंचने पर आपको दोबारा से कहा जाएगा कि आपके पेरेंट या गार्जियन का मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डालें।
वो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अलग होना चाहिए। वो जो आपने खुद का भरा है ना, वो सेम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, मैंने डमी में सारी चीज़ें करके देख ली है कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपको अपने पेरेंट का भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की फॉर्म फिलिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, अगर खुद कर रहे हैं बच्चों, तो प्लीज़ फ़ोन पे या किसी ऐसी डिवाइस पर ना करें जहाँ पर इंटरनेट प्रॉपर्ली नहीं चलता है। जब भी फॉर्म फिलिंग करें, आपके लैपटॉप पे या साइबर कैफ़े या ई मित्र पे जाके करें, जहाँ पर प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो और आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग के दौरान आपके पेरेंट्स का भी एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। इन पर भी सेपरेट ओटीपी आप लोगों को मिलेगा, जो कि आपको वहाँ पर फिल करना होगा, तो ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा पाएंगे। ठीक है, तो 2 मोबाइल नंबर एंड 2 ईमेल आईडी जो एक्टिव हो आपके पास होने चाहिए वाइल फॉर्म फिलिंग। ओके, देन सेम मोबाइल नंबर विल बी यूटिलाइज फॉर काउंसलिंग पर्पस, दैट आई हैव टोल्ड यू। तो काउंसलिंग तक आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, आपका ऐसा ही नंबर यूज़ करिएगा। इफ़ द मोबाइल नंबर इज इंटरनेशनल एंड एडिशनल नंबर, ये हर किसी के लिए वैलिड नहीं है। येस, चूज क्वेश्चन पेपर मीडियम केयरफुली। आपको अपना क्वेश्चन पेपर मीडियम बहुत ही ध्यान से चूज करना है, क्योंकि ये एक बार चूज करने के बाद में चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। देन अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो यू नो एग्जामिनेशन डेट तो आपको पता ही है 7 मई। फॉर्म फिलिंग के लिए 6 मार्च से 6 अप्रैल तक आपके पास विंडो रहेगा। जो फी है फॉर्म फिलिंग के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपीज़ है। ठीक है, देन जनरल EWS एंड OBC NCL के लिए 1600 रुपीज़ रहेगी। SC ST PW या जो भी दूसरी कैटेगरीज हैं उनमें फीस सिर्फ 1000 रुपीज़ ही है। आउटसाइड इंडिया कैंडिडेट्स के लिए 9500। ओके, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को बहुत बड़ा कि मैम हमें ये कंफर्म नहीं है कि हम OBC NCL में आते हैं या नहीं। तो क्लियरली बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है NTA की इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर नीचे पॉइंट कि OBC NCL एज पर द सेंट्रल लिस्ट। कहाँ मिलेगी आपको ये सेंट्रल लिस्ट? ये देखो, ये वेबसाइट भी गिवन है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे सीधा यहाँ पर जाएं और वहाँ चेक कर लें कि आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। अगर है तो ही आप OBC NCL चूज करें, अगर नहीं है तो आप OBC NCL चूज ना करें, आपको जनरल कैटेगरी ही चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टेट OBC नहीं देखा जाता है नीट के फॉर्म में, सेंट्रल लिस्ट जो OBC की है वो ही उसमें आप आने चाहिए, तो ही आपको OBC NCL का रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, समझ गए कहाँ से कंफर्म करना है? ओके, देन एग्जाम ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर पैटर्न में इस बार कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे पेपर है जैसे नीट 2022 में हुआ था, वो भी मैं आपको अभी ब्रीफ कर दूंगी आगे। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देन ये देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है ना, स्टेट लिस्टेड OBC NCL कैंडिडेट हु आर नॉट एन OBC NCL मस्ट चूज जनरल कैटेगरी, सो रिमेंबर दिस। और हाँ, कैटेगरी भी बहुत ध्यान से चूज करिएगा, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है बच्चों। ठीक है, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी नहीं है आपके पास तो NTA ने आपको ऑप्शन भी दिया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इसके अपेंडिक्स में अवेलेबल है, वो भी आप अटैच कर सकते हैं, उसकी फोटो खींच के मतलब अपलोड कर सकते हैं। और अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप उसे ही अपलोड करें। अभी मैं आपको एकदम अच्छे से बताती हूँ कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्टिंग में जो आपको ध्यान रखनी है वो बता दी हैं। अब आते हैं हम फॉर्म फिलिंग के प्रोसीजर पर। 3 स्टेप हैं आपके फॉर्म फिलिंग में बच्चों। स्टेप 1 है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब कई बच्चे ऐसा ना सोचे कि मैम हमने तो 2022 में नीट का एग्जाम दिया था तो तब हमने रजिस्टर किया था, वही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वैलिड होगा क्या? नहीं, नीट 2023 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो जैसे ही आप, जो मैंने आपको बताया था, ऑफिशियल वेबसाइट पर कैंडिडेट एक्टिविटी में इसमें जाएंगे तो आपको ये बोलेगा एक्सटर्नल वेबसाइट पर जाने को, इसको ओके कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपना ये तो रजिस्टर्ड जो कर चुके हैं, मान लो आपने अभी एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, को चेक करना है उनके लिए है, और जो भी नए रजिस्ट्रेशंस करेंगे बच्चे उनके लिए लेफ्ट साइड पर पॉइंट गिवन है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सब चीज़ें दे रखी है, इनको एग्री करके पहले एक बार आपको ये सब चीज़ें पढ़ ली है क्या, वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस फॉर्म में। क्लिक हियर टू प्रोसीड जब आप करेंगे बच्चों तो ही आपको आगे इसमें बढ़ने दिया जाएगा। जस्ट अ मिनट, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर, ठीक है, व्यू एग्जामिनेशन सिटीज में ये सारी चीज़ें दी है, बट वो सब अभी हमें नहीं करना है वो सब, क्योंकि वो तो फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको करना होगा। तो अभी तो मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है,
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो रजिस्ट्रेशन कैसे आप लोगों को करना है वो मैंने बता दिया है। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको पासवर्ड अपना चूज़ करने के लिए दिया जाएगा ऑप्शन। तो अपना पासवर्ड जो भी है आप अच्छे से इजी पासवर्ड ही रखें। हालांकि उसमें कहा जाता है आप लोगों को कि एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स और कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी हैशटैग या @ इस तरह का ज़रूर उसमें रखें जिससे पासवर्ड की स्ट्रेंथ अच्छी हो। बट जो भी पासवर्ड आप बना रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें और उसको तुरंत कहीं पर भी नोट डाउन कर लें, फिर बार बार फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग अपना पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही क्रिएट करेंगे। साथ में एक सिक्योरिटी क्वेश्चन की चॉइस भी आपको दी जाएगी, जिससे अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू उसको वापस से ले सकें। ठीक है, जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उसको भी आप नोट डाउन करके रखें। बल्कि मैं तो ये कहूँगी बच्चों, नीड्स से रिलेटेड अब जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपकी इमेजेस वगैरह जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, अपना एक अलग फोल्डर बना लें अपनी ईमेल आईडी पर या अपने गूगल ड्राइव पर, और वहाँ पर उन चीज़ों को अपलोड करते जाएं, जिससे आप लोगों को बार बार दिक्कत नहीं हो और सारी चीज़ें जो भी नीट के फॉर्म से रिलेटेड है वो आपके पास काउंसलिंग प्रोसेस तक अवेलेबल हो। क्योंकि हम इधर उधर रखते हैं हमारे स्कैन सिग्नेचर, हमारी फोटोग्राफ वगैरह, तो बाद में हमको दिक्कत आती है। तो जो भी आपके प्रूफ्स हैं उनको आप एक ही जगह पर सही से रखें। ठीक है, हालांकि एनटीए इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है कि एनटीए भी आपको उमंग ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलता है, वो भी आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें। और एक डिजी लॉकर की फैसिलिटी भी दी जाती है, वहाँ भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। ठीक है, ओके देन तो फर्स्ट प्रोसेस आपका हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है। अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स फिल करनी होंगी। ओके, जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स फिल करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिएगा यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही एक बहुत ही ईजी वे में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है, उसका स्नैपशॉट है ये। तो यहाँ पर आपको बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मेनली हर कैंडिडेट जो है वो जनरल कैटेगरी का हो या वो रिजर्व कैटेगरी का हो, हर कैंडिडेट को 6 डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करने ही करने हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट है? सबसे पहला आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं बच्चों, वो या तो जेपीजी फॉर्मेट में होंगे अगर वो फोटो है तो, और अगर सर्टिफिकेट है तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अब जेपीजी फॉर्मेट में फोटोग्राफ के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है द रीसेंट फोटोग्राफ, यानी आप अपनी पुरानी फोटोग्राफ ना यूज करें। जो आपकी रीसेंट फोटोग्राफ है आप ज़्यादा अच्छा है आप क्लिक करवा लें, क्योंकि उस पर डेट भी मेंशन होनी चाहिए। शुड बी ईदर इन, फोटोग्राफ कलर्ड भी हो सकता है और ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है। ज़्यादातर हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि मैम कलर्ड फोटो खिंचवाएं या ब्लैक एंड वाइट, तो एनटीए ने खुद आपको कहा है कलर्ड फोटो भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है। आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए, मतलब मास्क ना पहने, अब तो खैर कोविड नहीं है तो मास्क नहीं पहनते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ईयर्स, आपके ईयर्स भी विजिबल होने चाहिए, तो हेयर से ईयर कवर्ड ना हो, इस बात का ध्यान रखें। एंड वाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जरूर वाइट होना चाहिए। फोटोग्राफ तो कलर्ड हो सकता है बट बैकग्राउंड अगर वाइट नहीं होगा तो इमेज अपलोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। अब यहाँ पर रिसेंट फोटोग्राफ लिखा तो हुआ है, बट हम अगर एग्जैक्टली देखें बच्चों, तो अगर हम इसी ऑफिशियल बुलेटिन के पेज नंबर 111 पर आपको सीधा सैंपल दे रखे हैं कि किस तरह से आपको फोटो अपलोड करनी है, किस फॉर्मेट में फोटो होनी चाहिए। तो सीधी सीधी चीज़ें आप इसको देख लो। ये देखो, वाइट बैकग्राउंड है, फोटोग्राफ कलर्ड है, यहाँ पर आपका फेस दिख रहा होगा बट ऑब्वियस, और यहाँ नीचे आपका नाम और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ लिखा हुआ है। तो ये भी आप जब फोटोग्राफ क्लिक करवाने जाएं तो उन्हें बोल दें कि आप हमारा नाम और डेट भी उस पर मेंशन करें। अगर आपने लास्ट ईयर फोटो खिंचवाया था तो वो भी ऐसे इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ कितनी पुरानी होनी चाहिए, बट ज़्यादा अच्छा है, मैं तो यही कहूँगी सेफ साइड के लिए, कि आप अभी दोबारा क्लिक करवा के ही फोटो लगाएं, तो दैट विल बी बेटर। और जो भी फोटो है उसी का सेम पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपली स्टूडियो पे जाकर बोल देना है कि भाई हमारी नीट के फॉर्म के लिए हमें फ़ोटो खिंचवानी है। वो अपने आप उस फोटोग्राफ को पासपोर्ट साइज में और पोस्ट कार्ड साइज में आपको दे देंगे। एंड प्लीज़ अपने 10 से 12 फोटोग्राफ्स अपने पास रखें बच्चों, क्योंकि यही फोटोग्राफ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड के दौरान काम आते हैं। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं वहाँ भी आपको फोटोग्राफ कैरी करनी होती है, और सेम फोटोग्राफ काउंसलिंग के टाइम पे भी आपको रिक्वायर्ड होगी। तो अभी से अपनी 10 से 12 फोटोग्राफ दोनों की अलग अलग क्लिक करवा के प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख ले। ठीक है, और यस ये भी ध्यान रखना भाई, ये तो आप ऑनलाइन भर रहे हैं ना फॉर्म, तो आप जो जहाँ से भी फोटोग्राफ क्लिक करवा रहे हैं उन्हें बोलना कि हमें पेन ड्राइव में भी हमारा फोटोग्राफ दे दें। किस फॉर्मेट में दें? जेपीजी फॉर्मेट में लेना, और उसका साइज उन्हीं से कंप्रेस करवा लेना पहले ही, वरना फिर आपको नहीं आएगा अननेसेसरी टेक्निकल पार्ट, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो साइज ये होना चाहिए,
जस्ट इसकी एक फोटो क्लिक कर लो और आप जहां भी फोटो क्लिक करवाएं वहां पर उनको ये दिखा देना, वो समझ जाएंगे क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। तो आपके पास तो बस 2 फोटोग्राफ आपके पास जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपके लैपटॉप में पेन ड्राइव में होनी चाहिए, जहां से आप अपलोड कर सकें। एक तो पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज जेपीजी फॉर्मेट में इस साइज की, ठीक है। देन एक वाइट पेपर पे सिंपली रनिंग हैंड में अपने सिग्नेचर कर लेना, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अपने इनिशियल से ज़्यादा अच्छा है आप अपना पूरा नाम लिखकर सिग्नेचर करें ऐसे रनिंग में, और उसको सिंपली आपको फोटो क्लिक करके उसे अपलोड करना है, ठीक है। ये आपका सिग्नेचर हो जाएगा। एंड इसका साइज भी 4 to 30 KB के बीच में होना चाहिए। नहीं आपको आ रहा है तो आप ई मित्र या साइबर कैफे पे जाएंगे, वो लोग ये प्रोसेस आपको करके दे देंगे, ठीक है। एंड साथ में आपके पूरे के पूरे 10 जो फिंगर एंड थंब है इनका पूरा इंप्रेशन आपको वहां पर लगाना होगा। कैसे, ये देखिए, इन दिस वे। इसमें भी बहुत बच्चों को इशू रहता है, प्रॉब्लम रहती है कि मैम कैसे करना है। सब एनटीए ने दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको सिंपली इंक पैड या स्टैम्प पैड लेना है, उसमें अपनी सारी फिंगर्स और थंब इस तरह से डिप करनी है और एक वाइट पेपर पे बिल्कुल इस तरह से इंप्रेशन लगाना है और उसकी भी फोटो क्लिक करके आपको अपलोड करनी है। वही फोटोग्राफ जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होगी और उसका साइज 10 to 200 KB के बीच में होगा। तो ये चारों चीजें जेपीजी फॉर्मेट में इन साइज में आपको अपलोड करनी है। ये तो हो गई बात स्कैन्ड इमेजेस की, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में 2 डॉक्यूमेंट सबको अपलोड करने हैं। कौन से 2 डॉक्यूमेंट? पहला क्लास 10th पास सर्टिफिकेट, ठीक है। 12th का नहीं बोला है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 12th अपीयरिंग है तो बट ऑब्वियस उनके पास नहीं है, बट 10th तो सब पास कर चुके हो ना। तो क्लास 10th का आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको पीडीएफ, उसकी फोटो खींच के अपलोड नहीं करना, वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो खींच के या तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। आपको नहीं आता तो अगेन आप बोल देना वहाँ पे साइबर कैफे पे या ई मित्र पे, वो कर देंगे। और इस साइज में वो होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर जनरल स्टूडेंट हैं तो उन्हें क्लास 10th के अलावा और कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। बट अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, NCL या EWS, तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। बट यस, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है बच्चों, तो अपेंडिक्स में पीछे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म गिवन है, वो डाउनलोड करके आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी आप, ऐसा नहीं है कि आप अभी सोचें यार हमारा जल्दीबाजी में कैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट बनेगा। अगर इजीली है आपके पास, बन जाता है तो ठीक है, वरना आप अभी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगा दें, ठीक है। देन PWD सर्टिफिकेट, अगर कोई भी बच्चा फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको इस एडिशनल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, ठीक है। इसका भी पूरा फॉर्मेट, हर चीज का अपेंडिक्स इंफॉर्मेशन बुलेटिन के लास्ट में गिवन है, इंडेक्स में उनके पेज नंबर लिखे हुए हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो में इन सबके पेज नंबर्स भी आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ से आप लोग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड जो इंडिया कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, बाकी लोगों को ये अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के, ये वाला तो कंपलसरी सर्टिफिकेट है सबके लिए, ये ऑप्शनल है, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको करने हैं, ठीक। ये एक लास्ट जो है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान ध्यान रखना है बच्चों। जब आप लोग अपने क्रेडेंशियल्स भरेंगे तो वहां पर आप लोगों को एड्रेस भी भरने को बोला जाएगा। 2 चॉइस आएगी, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो वो ध्यान से भरें, क्योंकि जो भी आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस भरेंगे ना, उसका भी एड्रेस प्रूफ आपको पिक्चर क्लिक करके PDF की फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। और एड्रेस प्रूफ की फॉर्म में इन्होंने आपसे मांगा है आपका आधार कार्ड या आपका डोमिसाइल, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र या पासपोर्ट अगर किसी बच्चे के पास है तो, नहीं तो वोटर ID कार्ड। सारे नहीं, इनमें से कोई भी एक प्रूफ आपको अपलोड करना है। अब बट ऑब्वियस आधार कार्ड तो एक ही एड्रेस का होगा आपके पास। तो अगर मान लीजिए आप अपने परमानेंट, जो भी आपके पेरेंट्स जहाँ रहते हैं, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, वहाँ पर आप अभी नहीं रह रहे और आप किसी और सिटी में रह के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट एड्रेस में वो सिटी भरें। आप इन दोनों एड्रेस को सेम रखिए, ज़्यादा अच्छा है। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करिए चीज़ों को, इन दोनों एड्रेस को सेम करो। आप जैसे ही प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे ना, नीचे परमानेंट एड्रेस में ऑप्शन आएगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो बस उस चेकबॉक्स को क्लिक कर देना, दोनों एड्रेस बिल्कुल सेम हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, आपको दोनों के लिए एक ही प्रूफ अपलोड करना होगा, तो अननेसेसरी क्यों टेंशन लेना, ठीक है ना भाई। ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन के लिए होता है कि एनटीए को बाई चांस कुछ चीज़ें आपको भेजनी हो, पोस्ट करनी हो, वैसे आजकल सब कुछ मेल पे आता है, तो इसके लिए उनके पास ये एड्रेस होना चाहिए। और प्लस आपके आधार कार्ड से ये प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई आप इसी एड्रेस पे रहते हैं। प्लस एक और बात मैं आपको इसमें बता दूं कि जो आपको एग्जामिनेशन सिटी अलॉट होगी ना, वो भी आपके इसी एड्रेस प्रूफ से डिसाइड होगी। अगर आप लोग मान लीजिए महाराष्ट्र में रहते हैं, अभी आप मान लीजिए राजस्थान में रह के तैयारी कर रहे हैं, बट आपके पेरेंट्स महाराष्ट्र में रहते हैं
और आप चाहते हैं कि एग्जाम टाइम पे आप अपने पेरेंट्स के पास होंगे महाराष्ट्र में, तो आप इसमें महाराष्ट्र का ही एड्रेस प्रूफ, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस वही डालिए, तभी आपको वहाँ की सिटी अलॉट होगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो एनटीए ने क्लियरली अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आगे लिखा हुआ है कि जो सिटी ऑफ चॉइस है, एग्जामिनेशन सिटी है, वो आपके एड्रेस प्रूफ से लिंक्ड होनी चाहिए, वो आपके एड्रेस प्रूफ के बेसिस पर आपको अलॉट की जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो। क्या क्या बताया मैंने? प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस को जितना हो सके सेम रखें, उसके लिए आधार कार्ड अपलोड कर दें, जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वही रखें, और हाँ, आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वहीं पर फिर आपका एग्जामिनेशन सिटी आएगी, इस बात को भी ध्यान में रखें। ठीक है, क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको, तो आपके टोटल कितने सर्टिफिकेट हो गए? 4, तो ये सबको करने ही करने हैं। एक क्लास 10th का हो गया, एक एड्रेस प्रूफ हो गया, ये 6 सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट सबको अपने पास फॉर्म फिलिंग से पहले ही एक फोल्डर में डाल के रख लेने हैं, जिससे फॉर्म फिलिंग में दिक्कत ना आए। और अगर आप एडिशनल सर्टिफिकेट्स में कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी एंड सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सिर्फ आउट ऑफ इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। ये सारी इमेजेस इन सब के, ये जो मैंने यहाँ पे आपको जिससे मैं समझा रही हूँ, इसका भी मैं एक PDF उसमें डाल दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी हमारे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आप अगर आप इस फाइल को चाहते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं पढ़ना चाहते, तो वहाँ जाकर आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, क्लियर है क्या? यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई? चलिए वापस से यहाँ आ जाते हैं। तो ये सब हमने देख लिया है किस तरह से हमें चीज़ें अपलोड करनी है। नो नीड टू वरी, आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब इसमें क्लियरली लिखा है कि जो भी फोटोग्राफ है वो ब्लर्ड नहीं होना चाहिए। अगर मोबाइल से भी आपने क्लिक किया तो अच्छे पिक्सल्स का मोबाइल या जो भी DSLR आपके पास है उसी से क्लिक करें। अदरवाइज सबसे अच्छा है कि आप स्टूडियो पे जाके क्लिक करवा लें, वो सब चीज़ें आपको पोस्ट कार्ड साइज वगैरह में रेडी करके देंगे। ठीक है, क्लियर? देन यहाँ पे लिखा है ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एड्रेस प्रूफ ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट, तो ये आपका प्रोसीजर हो जाएगा। सेकेंड स्टेप, मैंने कहा ना 3 स्टेप प्रोसीजर है। फर्स्ट तो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, सेकेंड एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल्स, हालांकि इतनी सी डिटेल नहीं है, पूरा कुछ 9-10 अलग अलग पेजेस हैं जो आप लोगों को फिल करने होंगे। तो आराम से तसल्ली से बैठ के फॉर्म भरिएगा विद गुड इंटरनेट कनेक्शन, जिससे बार बार प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब ये सब करने के बाद आप जाएंगे फाइनल स्टेप पर, दैट इज फी पेमेंट। फी पेमेंट जब तक नहीं होगा बच्चों, तब तक फॉर्म आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें एक साथ करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो भी आप भर रहे हैं, जो भी आप फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, जो 3 स्टेप्स हैं, आप उन्हें सेपरेट टाइम पे भी कर सकते हैं। मान लो आपने 2 स्टेप कर लिए, अभी फी पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप उसे बाद में भी, जब आप दोबारा अपने फॉर्म में लॉगिन करेंगे, तो वहाँ तक की डिटेल्स उसमें सेव होंगी। ठीक है, तो फी पेमेंट में सारे ऑप्शंस दिए हैं एनटीए ने आपको, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, एक कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा, उसे ज़रूर डाउनलोड करके अपने फोल्डर में सेव कर लें, ये आगे तक काम आने वाला है आपके। ठीक, देन अगर बाई चांस कोई एरर आता है पेमेंट में, मान लो बैंक से पैसे कट हो गए लेकिन कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं हुआ, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सिंपली अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो बता देंगे कि भाई उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। हालांकि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर? ये देखो लिखा है डाउनलोड, सेव एंड प्रिंट अ कॉपी ऑफ द कंफर्मेशन पेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपको रखना ही रखना है, इवन मैं तो कहूँगी इसका भी एक प्रिंट आउट निकलवा के ज़रूर रख लें। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए हैं फॉर्म फिलिंग के। और क्या बातों का ध्यान रखना है? OTP मैंने आपको बता ही दिया, 2 बार आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर अलग अलग OTPs आएंगे, वो आपको भरने होंगे इसमें। ठीक है, कोशिश करें कि गलतियां ना करें अननेसेसरी, जिससे आपको बार बार करेक्शन विंडो का वेट ना करना पड़े। ठीक, तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हो गए। अब इसमें एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है, उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखना कि आप लोगों को एग्जामिनेशन मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आपका एग्जाम है, नीट का जो एग्जाम है, वो 13 लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। ये सारी लैंग्वेजेस हैं। ओके, ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन, द ऑप्शन वंस चूजन कैन नॉट बी चेंज। अब इसमें ध्यान रखना, अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तब तो आपको ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर मिलेगा। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है, कौन सी लैंग्वेज से की है, वो सब कुछ मैटर नहीं करता। आपको तो क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में चाहिए एनटीए से, बस वो है ये। ठीक है, अगर आप
इस इंग्लिश के अलावा कोई भी दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं ना, यू विल गेट अ बायलिंगुअल पेपर। आपको बायलिंगुअल पेपर मिलेगा। आपकी लैंग्वेज में तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे, प्लस उसके साइड में इंग्लिश में भी क्वेश्चन होंगे। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं यार मैं तो गुजराती में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ बट मुझे इंग्लिश भी चाहिए, तो गुजराती ही चूज़ करो। उससे कोई रिजल्ट में या काउंसलिंग में कोई चेंज नहीं आने वाला। ये जस्ट मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है, बल्कि गुजराती चूज़ करने से आपको गुजराती में भी पेपर मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, तो वो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। ठीक है, जो ओनली इंग्लिश चूज़ करेंगे उनको एक ही लैंग्वेज में मिलेगा पेपर, बट हिंदी, एसएमईज, कोई भी दूसरी लैंग्वेज चूज़ करने पर यू विल गेट बायलिंगुअल क्वेश्चन पेपर। दैट रिमेंबर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर क्लियरली लिखा है, पेन एंड पेपर बेस्ड यानी ऑफलाइन मोड में होगा। फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन है बट क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन है बच्चों। ठीक है, पैटर्न की अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो ये देखिए बिल्कुल वही लास्ट ईयर की तरह पैटर्न रहेगा। इस बार भी आपका पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। 4 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। हर सब्जेक्ट में 2-2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन जो कि कंपलसरी है, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको एनी 10 अटैम्प्ट करने होंगे। जो भी आप फर्स्ट 10 चूज करते हैं ओएमआर उसी को चेक करेगा। मान लो किसी बच्चे ने 15 के 15 चूज ओएमआर में भर दिए, तो शुरू के 10 ही चूज करेगा। वो गलत हो या सही, दैट डजंट मैटर। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है। तो एक तरह से 35 + 10 45 क्वेश्चंस आप एक सेक्शन में कर रहे हैं, तो चारों में मिलाकर वही आपने 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और आपका 720 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, +4 पॉजिटिव, -1 नेगेटिव क्वेश्चन पर। ठीक है, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जरूर लिखिए, वो आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि जो सिलेबस ऑफ द एग्जाम है ना, हालांकि मैं इस पर आपसे बाद में डिस्कस करूंगी, बट बहुत दिनों से जब से सीबीएसई ने बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस को रैशनलाइज किया है, तब से क्वेश्चन उठ रहा था कि क्या एनटीए भी सिलेबस में कोई चेंज करेगा क्या। तो एनटीए ने जो अपने इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सिलेबस अपलोड किया है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर क्लियरली देखो लिखा हुआ है कि एनएमसी हैज नोटिफाइड द सिलेबस, द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन द गिवन सिलेबस। जो इसमें गिवन है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें। बट टू रैशनलाइज द डिसीजन ऑफ रिडक्शन इन द सिलेबस, जो कि अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में या सीबीएसई ने भी कोविड को ध्यान में रखते हुए कहीं कहीं कुछ चेंजेस किए हैं सिलेबस में, तो उन्हें ध्यान में रखते हुए ही ये सेक्शन बी आपको दिया गया है। मोस्ट प्रेफरेबली सेक्शन बी में उन चैप्टर्स को प्रेफर किया जाएगा जिनमें कुछ, जैसे मान लो कुछ स्कूल से या कुछ सिलेबस से वो चैप्टर डिलीट हो गए हैं किसी बोर्ड से, तो उनको इसमें चॉइस दे दी जाएगी, जिससे बच्चा उन क्वेश्चंस को नहीं भी अटेम्प्ट करता है तो उसके पास कुछ दूसरे क्वेश्चंस की चॉइस रहे। ठीक है, बाकी एज सच ऑफिशियल सिलेबस में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी जैसी आपकी पहले चलती थी, जो आपको हम लोग पढ़ाते हैं, वो पूरी की पूरी सिलेबस में गिवन है। ओके, तो अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करें, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। ठीक है, देन ये ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज विल बी अवेलेबल। अगर हम एग्जामिनेशन सिटी की जो बात कर रहे थे बच्चों, तो उसके लिए यहाँ पर ये भी एक कोरिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है ना, उसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर यही रहेंगे। मान लीजिए आपने अगर अपने क्वेश्चन पेपर में बंगाली भरा है, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा या अंडमान निकोबार का ही मिलेगा। आप ये नहीं सोचें कि हम बंगाली में क्वेश्चन पेपर भर रहे हैं और हमको सेंटर है ना कहीं और कर्नाटका में मिल जाए। ठीक है, तो जो जहाँ से कोरिलेटेड लैंग्वेज है वहीं पर अगर आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, इंग्लिश का तो हर जगह सेंटर अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू भी ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया पे पेपर जाएगा। बट बाकी के जो स्पेशल लैंग्वेजेस हैं उनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे क्लैरिफाई किए गए हैं, तो ये ध्यान में रखते ही अपनी चॉइस भरें। अननेसेसरी आपको ट्रैवलिंग में ट्रबल होगा वरना। ठीक है, क्लियर? क्योंकि बट ऑब्वियस ना, हर लैंग्वेज को क्वेश्चन पेपर तो हर जगह नहीं भेजेंगे, तो कुछ पर्टिकुलर डिसाइडेड है कि मलयालम क्वेश्चन पेपर केरला एंड लक्षद्वीप में ही जाएंगे, तो बट ऑब्वियस आपका सेंटर वहीं पर आएगा अगर आप मलयालम चूज करते हैं तो। ठीक है, क्लियर है बच्चों? देन चॉइस ऑफ सिटी मैंने आपको बता ही दिया, ध्यान रखना आपके एड्रेस प्रूफ से लिंक करके आपको मिलेगी। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आ जाते हैं। इस साल नीट में कोई चेंजेस नहीं है। आपका जो लोअर एज लिमिट है वो जरूर फिक्स है, बट ऑब्वियस मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए इस साल के एंड तक कभी भी, मतलब आप यू शुड बॉर्न ऑन और बिफोर 31/12/2006 दिसंबर तक का। ऐसा नहीं कि मैम हम तो मई में एग्जाम दे रहे हैं, हमारा बर्थडे तो जून जुलाई में आता है, तो क्या हम एलिजिबल नहीं है। इस जो भी आपका मतलब जो दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड होता है वहां तक की एज लिमिट को देखा जाता है। ठीक है, तो अगर आप 2006 के बाद बॉर्न हुए हैं, दिसंबर 2006 के बाद बॉर्न हुए हैं, तो आपकी एज अभी नीट देने के लिए कम है।
तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। बट इफ़ यू बॉर्न ऑन और बिफोर दिस डेट तो आप एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट कोई नहीं है बच्चों, एज पर इधर लिखा हुआ है एनएमसी रिगार्डिंग द अपर एज लिमिट देयर इज नो अपर एज लिमिट। आप कितनी भी एज के हों, कोई 50-60 ईयर का कैंडिडेट भी अगर एग्जाम दे रहा है तो वो दे सकता है। ठीक है, क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। लास्ट एक फॉर्म भरते वक्त आपको क्वालिफिकेशन कोड भी पूछा जाएगा बच्चों, तो क्वालिफिकेशन कोड में आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पर क्लियरली दे रखा है। वैसे तो ये बहुत बड़ा सा 2-3 पेजेस हैं, उसमें सारे क्वालिफिकेशन कोड एक्सप्लेन किए गए हैं 1 to 7, बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है ना, 12th अपीयरिंग, अभी आप इस साल 2023 में बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको अपना क्वालिफाइंग कोड 01 ही लिखना है। ठीक है, आपको बाकी के कोड पढ़ने ही नहीं है। हाँ, अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आपने कहाँ से पास किया, कैसे पास किया, अलग अलग कुछ बोर्ड्स वगैरह होते हैं, उनके बेसिस पर बीएससी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया गया और अलग अलग तरह के कोड बनाए गए हैं। बट फिर भी अगर आप कोड 2 भर देते हैं 12th पास डे, अगर नॉर्मल तरीके से जैसे अपन लोग करते हैं बोर्ड से, तो आपको सीधा सीधा कोड 2 भर देना है, बाकी कोड्स में नहीं जाना। ठीक है, फिर भी अगेन आई विल मेक अ वीडियो जिसमें मैं सारे कोड्स एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर किसी बच्चे का 1 या 2 के अलावा कोई और कोड है तो उसे हेल्प मिल जाए। बाकी अगर आप 12th अपीयरिंग हैं तो कोड 1, 12th पास कर चुके हैं तो कोड 2 आपको फिल करना है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं जो आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान ध्यान में रखनी है। जो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेन चीज़ें हैं आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। फिर भी चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। हमारी तरफ से आपको जो भी इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपके एग्जाम के बार्ड आइटम्स हैं, है ना, सिलेबस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं आपको अपडेट करते रहूँगी। ठीक है, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम टीम कॉम्पिटिशन।